2014 में जब आप आए थे तब आप प्रेसिडेंट इलेक्शन या कैंडिडेट भी उस वक्त नहीं थे और आपको मैं याद था। आपके बारे में मुझसे पूछा गया, मेरे बारे में आपसे पूछा गया और आपने मेरी तारीफ की थी। ये भी एक मैसेज है सर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिविजुअल जो लीडरशिप का स्टाइल है, जो उनका कैरेक्टर है, ये उसको दर्शाता है। देखिए वो हमेशा अपने आप को किसी ना किसी इवेंट से लेके जोड़ते हैं। वो इलेक्शन, हिंदुस्तान में इलेक्शन हो, किसी स्टेट में एड्रेस हो, किसी इवेंट को दर्शाते हो, वो हमेशा जोड़ते हैं। एक बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ एक बहुत ही बहुत अच्छी एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। पर्सनली एकदम से अटैच कर लेना, 2014 के इवेंट को लेके चलना और उसको एकदम से वर्णन कर देना, उससे देखो उनके चेहरे पे स्माइल आनी। मैं ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज में नहीं, जैसे कह रहे थे साहब, ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये उनका स्टाइल है टू कनेक्ट विद पीपल, टू कनेक्ट विद डोनाल्ड ट्रंप। और शुरू में भी अगर आप देखो तो उसी स्टाइल के माध्यम से वो जो है शुरू से ही फर्स्ट लेडी से भी, दोनों से उसी स्टाइल से कार से उतरने के बाद वो मेरे ख्याल में उसी चीज़ को दर्शाते हैं, क्योंकि ये उनके एक कैपेबिलिटी है उनकी, इसीलिए वो इलेक्शन भी जीतते हैं। तो ये उनकी इंटरेस्टिंग पॉइंट। दो तीन चीजें, एक तो ऑब्वियसली जो उन्होंने कहा, एक तरह का थोड़ा लंबा अपना रिश्ता कि हम पहले से जानते हैं, शायद यू नो हमें रिलेशनशिप हमारी लंबी है, ये नहीं कि आज शुरू हो रही है काइंड ऑफ थिंग। एक वो रहा। दूसरी बात, मैं ये मिलानिया को देखिए, फर्स्ट लेडी अगेन कह रहा हूँ, ट्रंप जब शिंजो आबे से मिले थे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर से, तब उन्होंने ओथ नहीं लिया था, दिसंबर में मिले थे, तो अपनी डॉटर इवांका के साथ मिले थे। ओके, तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक प्राइम मिनिस्टर के साथ आप मिल रहे हो, ऑफिशियल मीटिंग है, एंड द प्रेसिडेंट वाज विद हिज डॉटर। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि इस मीटिंग में भी कोई पॉसिबिलिटी है, मेरे को लगता नहीं है, बट अगर मिलानिया इस मीटिंग में बैठी, दैट्स इम्पॉसिबल आई थिंक, बट इट्स अ वेरी सिंबॉलिकली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो बैठी है वहाँ पे, वो लगता है। तीसरी बात, मैं बॉडी लैंग्वेज में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। गौरव भाटिया जो कह रहे थे, एक्चुअली सोशल साइंसेज की फील्ड में इट इज नोन कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब लोग इंडिविजुअली मिलते हैं इज 83% ऑफ द कम्युनिकेशन। आपके वर्ड इतना मैटर नहीं करते जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। ये मेरा भी एक स्कॉलर थे, उन्होंने बड़ी बुक्स लिखी हैं, तो बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। इस पर चर्चा कर रहे हैं, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप उन 20 मिनट के अंदर झांक कर देख सकते हैं। जी 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 रूबिका जी, देखिए बॉडी लैंग्वेज एक बात है, और दूसरा मैं समझता हूं जिस तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग ये है श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए और अमेरिका के लिए, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना, बातचीत का खींचतान ना होना, ये बहुत ज़रूरी है। और वो एनवायरनमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है पहले के कुछ मिनटों में ही। और मैं समझता हूं कि दोनों देशों के जो प्रीमियर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक ऐसी मीटिंग हो सकती है जिसमें विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए हो सकती है, और इसीलिए ये एक अच्छी शुरुआत है और आगे भी चर्चा इसी तरह से रहेगी। पूरी उम्मीद है कि पॉजिटिविटी से ही ये चर्चा आगे बढ़ेगी। अब तारिक फतेह साहब से मुझे इस मसले पर एक रिएक्शन लेना ज़रूरी है। तारिक साहब, जब ये तस्वीरें आई भी नहीं थी, जब इन दोनों नेताओं को मिलना था और उसमें कुछ घंटे बाकी थे, तब ये जानकारी आई कि सलाउद्दीन को इंटरनेशनल या ये कहिए ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। ये आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जीत है, और क्या इससे पाकिस्तान को कोई असर पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? वहाँ हालात जो है वो थोड़े ऐसे हो गए होंगे कि अरे देखिए अभी तो कुछ शुरू हुआ नहीं, उससे पहले झटका लग गया। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये जो मीटिंग हो रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे डेथ नेल फॉर ट्रेडिशनल अमेरिकन पाकिस्तानी रिलेशंस। ये तमाम जो पाकिस्तान की हुकूमत फ्रॉड करती रही है अमेरिका के साथ, कभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किराए पे रखा हुआ है, कभी एम्बेसडर्स को इन्होंने रखा हुआ है अपनी लॉबिंग करने के लिए, गुलाम नबी फैद के थ्रू किया हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप एक दूसरे किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका में। ये वो ट्रेडिशनल वो लोग नहीं हैं जिनकी सारी जिंदगी गुजरती वॉशिंगटन डीसी में। इसीलिए बेतहाशा लोग इनसे नाराज भी हैं अमेरिका में, क्योंकि ये अलग से खेल रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना रिवर्स स्वीप मारना क्रिकेट में, ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जहां वहां डोनाल्ड ट्रंप मारते हैं।
आप सोचिए कि इन्होंने एक आदमी को डेजिग्नेट करके पूरी जो फ्रॉड था कि जम्मू कश्मीर में लिबरेशन मूवमेंट है, वो ओवरनाइट इट हैज बिकम अ टेररिस्ट मूवमेंट। अब हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाउद्दीन जैसे दहशतगर्दों को कैसे निपटता है, विथ अप्रूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका इसलिए नहीं कर रहा कि उसका तरस आ गया या इट्स अ कमर्शियल एंटिटी। जब तक पूरी दुनिया में, और मैं लफ्ज इस्लामिक दहशतगर्दी यूज करना चाहता हूं क्योंकि दुनिया में कोई करता ही नहीं है, डरते हैं लोग कि अगर इस्लामिक टेररिज्म कह दिया तो शायद कोई फतवा लग जाएगा। ये आप सोचिए कि फिलीपींस में आईसिस में बांग्लादेशी चले गए हैं, आपके हिंदुस्तान से भी लोग पकड़े जा रहे हैं हर जगह। हाँ, 22 साल का लड़का अभी पकड़ा गया है सर, बकायदा बातचीत जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो इसको अमेरिका ने इंडिया का अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बनाया। उसने यूरोप को कह दिया तुमसे होने वाला कुछ नहीं है, तुम लोग अपने रॉक कॉन्सर्ट्स पे जाते रहो और मल्टीकल्चरिज्म करो, हमने इन टेररिस्ट आईसिस को खत्म करना है, चाहे वो हिज्ब में, चाहे एलईटी में या अलकायदा में। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का एक नेचुरल इसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा। ये वीजा और ट्रेड ये सब छोटी बातें बाद में रह जाएंगी। अभी तो दुनिया में हमारी एग्जिस्टेंस का फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बना के किसी को भी वो बेच सकते हैं। हमारे सामने सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, विद अप्रूवल ऑफ यूएस, क्या वाकई किसी आतंकवादी के खिलाफ किसी तरह का कोई भी एक्शन लेने के लिए मेजर जनरल दयाल हमें यूएस का अप्रूवल चाहिए हो? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो खासकर जो पाकिस्तान में जो अब सिर्फ देखिए, मैं उग्रवाद को, हिंदुस्तानी उग्रवाद को पाकिस्तान से और चाइना स्पॉन्सरशिप, चाइना इज बैकिंग पाकिस्तान, बेसिकली इंडियन प्रॉब्लम इन दो जगह से है। तो जो पाकिस्तान में टेररिस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए मैं नहीं समझता हमें किसी की, आज खासकर वर्ल्ड ऑर्डर, खुद डोनाल्ड ट्रंप पहले डोमेस्टिक अपने पैर जमा रहे हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में पैर जमाएंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लीडरशिप देखो साहब, वो लेडी मे, शी डजंट नो वेदर शी विल सर्वाइव और नॉट। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट अभी बड़ी मुश्किल से वो एक मुद्दे पर आए हैं, नए हैं बिल्कुल, वो अपने एक पुतिन को और चाइनीज प्रीमियर को सोच के, चाइनीज प्रेसिडेंट सोच के, मैं नहीं समझता इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लीडरशिप स्टेबल है। तो हमें किसी इंटरनेशनल प्रेशर की कोई वो नहीं, हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि इंडिया जब तक कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करेगा, जब तक इंडिया इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करेगा, स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं डेवलप करेगा, जब तक ऐसे टेररिस्ट को आप टारगेट नहीं कर सकते। जब तक आप उसी टेररिस्ट को टारगेट करोगे जो या तो आपकी एलसी पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, या उसकी विसिनिटी में है, राइट, या जो इन्फिल्ट्रेट करके आपके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर डीप इनसाइड जहां से ये लोग सारी स्ट्रेटजी करते हैं, उसके लिए आपको बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत एक्यूरेट वेपन सिस्टम चाहिए, बहुत स्टेल्थ वेपन सिस्टम चाहिए। आखिर आप उसकी एयर स्पेस में जा रहे हैं, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग जरूरी है और उसकी मैं समझता हूँ अभी हमारे अंदर उसकी आवश्यकता है, ना कि किसी एक ही अप्रूवल। गौरव भाटिया, इस पर आप, हाँ मैं आती हूँ, गौरव भाटिया, ये जो बात अभी मेजर जनरल दयाल ने कही है कि वो और उसे रीच करने में हमें कितना टाइम लगेगा, बेसिकली सवाल ये है। 1000 साल। 1000 साल। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था रूबिका जी, और अगर मैंने सही सुना आपने ये पूछा कि क्या यूएस अप्रूवल चाहिए टेररिज्म के खिलाफ एक्ट नहीं चाहिए साहब, हमें नहीं चाहिए, या फिर इंटरनेशनल अप्रूवल चाहिए। तो मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा कि जब टेररिज्म होता है, और खासकर जैसे पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट ही हो गया है, स्पॉन्सर करता है को,
उसके खिलाफ एक्ट करने के लिए भारत को किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। हमने सख्त कार्रवाई करी है और आगे भी करेंगे, लेकिन एक सच्चाई का सामने आना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जो हमने देखा जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में विभिन्न देशों के जजेस थे और उन्होंने एक फैसला सुनाया, वो इसलिए सुनाया क्योंकि सही तथ्य रखे गए। इसीलिए जो आज यूएस ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, इसके बहुत फार रीचिंग रैमिफिकेशंस होंगे। और इंटरनेशनल मीडिया को ही आप देखिए, रिपोर्ट करता था सलाउद्दीन के लिए या हाफिज सईद के लिए कि ये रेबल्स हैं, टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था। आज जब यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया है तो शायद इंटरनेशनल मीडिया को भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि ये रेबल नहीं है, ये टेररिस्ट है और इनके साथ टेररिस्ट का बर्ताव होना चाहिए। इसलिए डिप्लोमेटिकली ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। एक्शन ओरिएंटेड नहीं, तो बकिया उधेड़ देनी चाहिए थी। ये हाफिज सईद भी तो वही तमगा हासिल किए हुए हैं, बड़े मजे में घूमता है, वो आज भी आग उगलता है, वो में हमारे मुजाहिदीन देखिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे तो वो वहां पर भाषण देता फिरता है। और इंटरनेशनल मीडिया अपने ढंग से हर बात को पेश करता है। फतेह साहब बिल्कुल, लेकिन रूबिका भूलिए मत, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा रहा, अंतत क्या हुआ हमने देखा। ओबामा ने किस तरह से उन्हें पाकिस्तानी धरती पे ही मारा। तो अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ के और भी बहुत कुछ करने में सक्षम है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी क्षमता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है सर। लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक, हमारी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करते रहेंगे। अब बारी आ गई है। मैं एक बात हाँ फतेह साहब, लेकिन बस एक बात मैं ये ऐड करना चाहती हूँ। अब ये आतंकवाद, मैं सुबह भी कह रही थी कि आतंकवाद कोई पंचवर्षीय योजना के तहत तो डील नहीं करना है, आपको तुरंत कार्रवाई करनी है। अब एक सर्जिकल स्ट्राइक और उसी पर हम बात करते रहेंगे, वो कब तक चलेगा? फतेह साहब, हाँ गौरव, पिछले एक महीने में कितने टेररिस्ट मारे गए हैं? एनआईए ने एफआईआर करके सेपरेटिस्ट लीडर जो रुपया लेके स्टोन पेल्टिंग करवाते हैं उनकी इंटेरोगेशन हुई, 23 जगह छापे मारे गए और किस तरह से सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को भी कड़ा जवाब देके उनके जो सैनिक है उनको मार गिराया है। गौरव भाटिया साहब, वो सैनिक कार्रवाई है, सैनिक कार्रवाई है, वो हम करते हैं, वो करेंगे। आपको इनकी हम इतने दुखती रग पकड़नी है ना हमें। एक सेकंड में फतेह साहब एक बार अपनी सैन्य कार्रवाई, गौरव साहब एक कार्रवाई सेना जरूर करती है, लेकिन सरकार उसके पीछे जरूर खड़ी होती है सेना के साथ। तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान में बैठ के लोग मुंबई पे हमला कर सकते हैं, लोकसभा में हमला कर सकते हैं, जहां मर्जी आए हमला कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के लोग और फौजी और जनरल बैठे हुए कि हमको जब मौका मिलेगा हम करेंगे। अरे 1 करोड़ में तो कोई पाकिस्तानी मार देगा आपके बंबई के जो गैंगस्टर बैठे हुए कराची में। मैंने नहीं कहा मौका मिलेगा साहब, मैंने मौके की बात नहीं कही है, मैंने मौके की बात नहीं की। सर मेरी अर्ज सुन लें, आपके शहर बंबई पे हमला हुआ कितने साल हो गए, अभी तक आप पाकिस्तान से भीख मांग रहे हैं एविडेंस का? अरे अब तक तो जाके कराची पोर्ट में 2-4 टॉर्पीडो ही मार आते। देखिए क्या बात हुई? देखिए साहब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यही तो मेजर फर्क है सर। देखिए साहब, यही तो मेजर फर्क है सर। देखिए फर्क नहीं है, एक मरने को रूबिका मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ प्लीज आप जवाब दीजिए मेजर जनरल। एक सेकंड गौरव भाटिया एक बार जवाब देते, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। तारिक जी, फर्क केवल इतना है कि कसाब को भी कई करोड़ रुपया खर्च करके रूल ऑफ लॉ के तहत फांसी दी भारत ने। ये एक प्रजातंत्र दर्शाता है। और पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल दिया और उसके बाद साक्ष्य तक नहीं रखने दिए, काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया। तो इसलिए अगर आप तुलना पाकिस्तान से करेंगे तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। भारत एक प्रजातंत्र है और इसीलिए आज अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के गर्व से बैठा हुआ है। ये तो नहीं है, तारिक साहब, ऐसा तो नहीं है गौरव भाटिया। ये प्रजातंत्र जो है उसका फायदा उठाएगा पाकिस्तान, अक्सर यही चीज का तो फायदा उठा के ले जाता है। तारिक साहब, मैं आप बैठे हुए वहां पे, तारिक साहब यानी आपका
मौलवी बैठ के कहता है प्राइम मिनिस्टर की गला काट दूंगा और आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तारिक साहब वो देखिए काफी इश्यूज हैं, हमें एक टॉपिक में तारिक साहब नहीं तारिक साहब मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहूंगा। ये डरपोक हैं तारिक साहब, ना या बहादुरी दिखाएं तारिक साहब, देने के तारिक साहब इस देश में बहादुरों की कमी नहीं है और इस देश में वीरों की कमी नहीं है। तारिक साहब सुन लीजिएगा, तारिक साहब जो बात आप कह रहे हैं कराची में जाके देखिए वो एक, और इस देश में जहां तक फुल फ्लैश्ड वॉर कैपेबिलिटी है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें भी हमारी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो एक निर्णय है, जिस दिन भी पॉलिटिकल लीडरशिप निर्णय लेगी और जिस दिन ये देश कहेगा मरने मारने को तैयार है, आपकी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ नहीं, पाकिस्तान को ISIS को, अगर आज दुनिया में कोई सेना है जो पूरे विश्व के, मेरी बात सुनिए आप, जो विश्व के टेररिज्म जिससे डरता है तो वो भारत की सेना है। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सैनिक से पाकिस्तानी सैनिक डरता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं आपकी जो बात मैं कह रहा था, देखिए तारिक साहब, मैं कह रहा हूं एक सेलेक्टिव किलिंग, देखिए सुनिए तारिक साहब, किसने कहा डिप्लोमेटिक, सुनिए तारिक साहब, मैं कह रहा हूं कैपेबिलिटी बिल्डिंग of a selective killing, decision making of a selective killing of Sahibuddin and party sitting in Pakistan, उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए साहब, उसके लिए आपको है सर देखिए उसके लिए आपको स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी। आप पूरा बलोचिस्तान आपके साथ है और आपको पता नहीं कि बलोचिस्तान है कि सर बलोचिस्तान आपके साथ होगा, लेकिन ये किस टाइम कहां पे है, किस हालात में है। सर मैं इस बीच आपको ये एक बहुत बड़ी वो है साहब। अच्छा सर, ओसामा बिन लादेन के लिए उन्होंने 6 साल गुजारे उसकी। अच्छा पाकिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज मोदी और ट्रम्प के बीच में ये पाकिस्तान हम इस तरीके से नहीं आने देंगे। हम लेकर जरूर आएंगे वो तब जब उसको तोड़ना होगा। पाकिस्तान जो जननी बन गई है, जो माँ बन चुकी है, आतंकवाद को पालती पोसती और उसके बाद जो है भारत बड़े प्यार से भेजने की कोशिश करती है, उसको तोड़ने वाली बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस मसले पर तू मैं बाद में कभी हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ ही टाइम बचा है, उसके बाद जो है जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, लेकिन उससे पहले तो डिस्कशन होगा। बाकी अधिकारी आपस में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रम्प भी जो है लगभग 5 घंटे आपस में साथ रहने वाले हैं और फिर जो है जॉइंट स्टेटमेंट सामने आने वाला है। लेकिन त्रिपाठी जी, आप, मुझे लगता है इसी मुद्दे से जुड़ी एक बात, हाँ, मुद्दे से जुड़ी बात मैं कहना चाहता था। देखिए, सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द घोषित करना एक बहुत ही वेलकम साइन है और इसके कई रिपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाफिज़ सईद को भी दहशतगर्द घोषित किया गया, लेकिन क्या अभी भी हाफिज़ सईद ने उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है, सिक्योरिटी दी गई है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के भी वो अभी चलाया जा रहा है। तो उसके बाद अभी कुछ हाफिज़ सईद के खिलाफ भी नहीं हो पाया है। हाँ, ऐसा न हो कि सलाहुद्दीन के इस स्टेप को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के इस स्टेप के बाद आगे कुछ न हो। इसलिए हमें बड़े कॉशस रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसका फॉलोअप एक्शन भी हो। हालांकि इसके इस घोषणा के कई रिपरकशंस जो मैंने कहा वो ये हो सकते हैं कि एक तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि सलाहुद्दीन के ऑर्गेनाइजेशन जो थी हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका ये बानी वगैरह जिसके लोकल कमांडर थे, उनके मारे जाने से और इस घोषित होने से ये आ गया है कि ये विश्व के सामने स्पष्ट हो गया कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आतंकवादी कर रहे हैं, पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादी कर रहे हैं। और कश्मीर में जो हो रहा है वो सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज़ सईद की ओर से हो रहा है और जिसकी बैकिंग ISI की है। तो ये पाकिस्तानी मिलिट्री के मुंह पर भी एक तमाचा होगा कि हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं, ये पता लग रहा है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी करना होगा, जैसे हमने कहा कि अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी चाहिए। अमेरिका से हमें सपोर्ट की उम्मीद करनी चाहिए,
लेकिन हमें भी किसी ऐसी मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा मेजर जनरल ने कहा है, कि जिसमें हम डायरेक्ट नहीं सर, लेकिन वही बात तो तारिक फतेह कह रहे हैं कि ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई या मिलिट्री एक्शन तक क्यों रहे, हम मोस्ट फेवर्ड नेशन से क्यों पाकिस्तान को बेदखल नहीं करते हैं? हमारे 4 अलग अलग जगह पर काउंसलर ऑफिस उनको क्यों नहीं बंद करते हैं? एक कड़ा संदेश जो है, आप क्रिकेट खेलने के लिए आपको परेशानी नहीं होती है, आपको बाकी संबंध रखने में परेशानी नहीं होती है, लेकिन आप कहते हैं हम सैन्य कार्रवाई करते हैं। देखिए, जहाँ तक मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक दर्जा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर सिंबोलिज्म तो सिंबोलिज्म है, और 4 बिलियन डॉलर का कुल वो होता है, व्यापार होता है, उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और जहाँ तक दूसरी बात आपने कही है कि तो बंद करें ना सर। देखिए काउंसलर्स, काउंसिल, अरे नहीं साहब, वो तो आपका फुटहोल्ड है, काउंसलेट्स क्यों बंद करते हैं? काउंसलेट 4 नहीं, सिर्फ 1 है कराची में और इस्लामाबाद में एम्बेसी। Why don't we break relations with them? अरे सर, आप बिल्कुल उसको आइसोलेट, पहले ही आपकी इंटेलिजेंसीज वीक है, आपको उसके बारे में ज्यादा, पूरा कारगिल उसने 4 महीने 5 महीने सब कुछ बंकर्स बनाए, सेना भेज दी, बहरूपिये भेज दिए, तैयारी की, पूरे देश को कुछ नहीं मालूम पता चला। तो, अरे साहब, क्योंकि तो आप क्योंकि काउंसलेट को, हमारे काउंसलेट को वहां बहुत डर और भय में लोग काम करते हैं, उसे खुलने की आवश्यकता है, उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब जो हैं, उनकी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, उनको नॉलेज क्यों है? क्योंकि डोवाल साहब खुद हमारे कंसुलेट पाकिस्तान में सर्व किए हुए हैं, राइट? तो ये जो जनरल साहब बात कह रहे हैं, एग्जैक्टली इट इज, हमें वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहिए या मेरी प्रेजेंस हो, उसके थ्रू इंटेलिजेंस चाहिए। कंसुलेट हमने काफी दिन तक कराची का कंसुलेट बंद रहा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं हासिल हुआ, बल्कि उससे नुकसान ही हुआ, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग कम हो गई। डोवाल साहब को जितनी नॉलेज है, आप ऐसे देश में लोग क्यों रखते हो जो जब एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां जाके पाकिस्तानी बन जाते हैं, पाकिस्तानी एक्सचेंज प्रोग्राम में तब वो आपकी इंट कलेक्ट करता है। क्यों नहीं ऐसे देशवासियों को इनकरेज करते हैं जो वहां जाए और उसकी आड़ में बहुत कुछ करें? सर मुझे ये बताइए, उसको तो टिट फॉर टैट की आवश्यकता है साहब। तो फुल स्टॉप लगने कैसे वाला है? या तो फिर ऐसा, गौरव भाटिया साहब, मुझे बताया जा रहा है कि आप कुछ ही देर हमारे साथ है, तो पाकिस्तान पर आप फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? कुछ भी इन 30 सालों में सर 6000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए हैं पाकिस्तान की देर। 70 साल से जो चाइना जम्मू कश्मीर 1965 और 1971 वॉर की तीनों कैजुअल्टी से ज्यादा है, और जम्मू कश्मीर में 30 सालों में 15,000 नागरिकों की मौत हो गई है। ये तो वो है जो रजिस्टर्ड है 15,000, शुरू में जो खुद मुजाहिदीन, तो क्या किया जाए फिर? हाँ गौरव भाटिया साहब, सारे पंडित निकाल दिए कश्मीर से, बिल्कुल 7 लाख इन्हीं लोगों ने निकाले सारे पंडितों। जितने एक जवान का शहीद होना बहुत ही दर्दनाक है। और मैं जो आपने प्रश्न पूछा, इस पे कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता हूं कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, लेकिन ये आश्वासन जरूर दे रहा हूं सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो ठोस कदम उठाने चाहिए कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। वो हमने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्जिकल स्ट्राइक्स करके दिखाया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और एनआईए ने जो अब एफआईआर करी है सेपरेटिस्ट लीडर के खिलाफ, जो रुपया लेके स्टोन पेल्टिंग कराते थे, जिस तरह से उनका इंटेरोगेशन चल रहा है, ये समाप्ति की ओर नहीं है, ये एक शुरुआत है कि सेपरेटिस्ट लीडर और जो भी आतंकवादी होंगे उनके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरी चर्चा को हल्के तौर पे करना कि ये हटा दिया जाए, ये ले लिया जाए मोस्ट फेवर्ड नेशन, मैं समझता हूं डिप्लोमेसी में इतनी नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया जा सकता। सर एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए, एक के बाद एक हमारे पास जब जवानों की शहादत के आंकड़े आते हैं तो इसमें फिर लो
हाई, ये सारी चीज़ें नहीं रहती है कि ये सतही है और ये गहरा है। हमें उस वक्त हमारा जवान जो शहीद हो गया है वही नजर आता है। तो ऐसे में हम तो आपसे पूछेंगे कि ये नहीं तो ये क्यों, ये क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ये तो हम पूछेंगे। बिल्कुल पूछना चाहिए भी, और इसीलिए आपको पूछना चाहिए और मुझे जवाब देना चाहिए साहब। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि फिर आप कैसे फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि आपने तो साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया है। पाकिस्तान कोई सीधी चीज होता तो समझ जाते ना, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर क्या करेंगे आप? अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान को समझाना, पाकिस्तान को मैं बता रहा हूं, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं। सुन लीजिए, अमेरिका कॉन्टेक्स्ट में करिए, पाकिस्तान को समझाना, कॉन्टेक्स्ट में बात करने की आप कोशिश पाकिस्तान को समझाना भारत की, आप पाकिस्तान को मत समझाइए। मैं कह रही हूं समझा रहा हूं आपको, पहले अमेरिका को समझाइए कि एड बंद करें। कैसे समझाएंगे? एड बंद कीजिए अमेरिका से। अब मैं अच्छा सुन लीजिए, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी, मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी आज यही सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि सैयद सलाउद्दीन को आज ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि श्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ी भूमिका और हाथ है कि हमने कन्विंस किया यूएस को कि सलाउद्दीन जैसे लोगों को आप ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करिए। और दूसरी बात, भारत ये साफ दिखा रहा है अमेरिका को कि टेररिज्म से अगर कोई सबसे बुरी तरह इफेक्ट हुआ है तो वो भारत है और यूएस है। इससे पहले यूएस मानता नहीं था, लेकिन अब कम से कम यूएस ग्लोबल टेररिज्म की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। ये खुद दर्शाता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और जो भी कदम है, कुछ कूटनीतिक कदम होते हैं जो टीवी डिबेट चर्चा में नहीं बोले जा सकते हैं, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखेगा, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं। देखिए, ग्लोबल टेररिस्ट तो हाफिज सईद को भी घोषित किया गया था, लेकिन उसका अभी तक फायदा क्या हुआ है? इसलिए मैं कह रहा हूं कभी से इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए और निरंतर काम कीजिए। बहुत बड़ा फर्क है जी। हाफिज सलाउद्दीन पंजाबी पाकिस्तानी नहीं, देखिए पाकिस्तानी सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर। देखें आप, मैं एक अर्ज आपको करूं कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान को समझ पाते हैं। ना किसी को पता है कि सिंध में क्या हो रहा है, ना सूबे सरहद में, ना सरायकी प्रोविंस में क्या हो रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कुछ ऑफिसर्स को हटा के कुछ नए लोगों को लेके आइए कि समझ में आए आपके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आपके नरेंद्र मोदी के होटल के बाहर पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आपके तो उसमें इनका नामो निशान नहीं है। नहीं साहब, मेरे ख्याल से हमारे लोग आप जितना कह रहे हैं एग्रीड, पर उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तारिक जी, आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग और अंडरस्टैंड, बट आई थिंक वी हैव अ लॉट मोर दैट जितनी इंफॉर्मेशन हमें है उससे ज्यादा कहीं सरकार को होगी। बट योर मैसेज टेकन। अच्छा, लेकिन तारिक फतेह साहब, ये चीज हमें समझ में आ रही है कि पाकिस्तान को डील करने के लिए आपकी आतुरता जो है वो बहुत ज्यादा, और आप ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान का जो है वो कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि पंचनामा जो है वो कर दिया जाए। अब वो कैसे किया जाए वो मैं आपको, आपकी आतुरता जो है वो समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे एक मिनट। हाँ, मैं तारिक फतेह साहब प्लीज, आज जो है आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से नहीं मिल रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी से बेहतर इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक पैदा नहीं हुआ, मैं ये भी कहने को तैयार हूं। लेकिन हम वो चीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि अमेरिका ने अभी बहुत वक्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली आज का जो टेररिस्ट डिक्लेयर करके, हाँ तो वही कह रहा हूं ना, आपको एक झंडा दिखाया है कि गो अहेड एंड टेक डाउन दिस स्नेक ऑफ टेररिज्म। ये इशारा मिला है, ये नहीं कि सैयद सलाउद्दीन के बारे में क्या कहा। तारिक फतेह साहब, अमेरिका क्या इशारा देगा हमें? ये वही अमेरिका है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ओपनली ये कहता है कि भाई आप तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, पाकिस्तान हमारा प्रोडक्टिव पार्टनर है। ये वही अमेरिका है। नॉन नेटो एलाय, नॉन नेटो स्ट्रेटेजिक एलाय। नहीं सर, प्रोडक्टिव पार्टनर का जिक्र किया है बाकायदा उसने।
उसने ये कहा है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि प्रोडक्टिव पार्टनर है पाकिस्तान हमारा, दोनों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई कहा है, हमें तो वो भी नहीं कहा अभी तक। हमें मेजर डिफेंस पार्टनर कहा है, व्हिच इज गुड। या इसलिए कहा है क्योंकि उनके डिप्लोमेट्स उसका मतलब और क्या हुआ, उनके एम्बेसडर्स इस कदर एक्टिव हैं नॉर्थ अमेरिका में। आप मुझे बताइए कि पूरे इंडो अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसका सियासी अमल में कोई नहीं है सिवाय डोनेशन देने के। और नहीं, आपने अभी देखा अभी वो शलभ वाली क्या, मैं खुद बैठा हूं यहाँ पे, वी पार्टिसिपेटेड इन एंगेजिंग विद द यूएस कांग्रेस, आई मीन यू नो परहैप्स ऑफ कोर्स, बट these are CEOs sir, yeah sure, the CEOs don't give a damn other than their own money. No, the Indian, beyond the CEOs, the Indian American community की organizations जो शलभ वाली के कौन थे वो, don't involve in politics। जुलाई 4th को पता नहीं होता कि इलेक्शन देना है। मैं आपसे कह रहा हूं your enemy is far more mobilized than you are. Don't get, it's an opportunity to hit back at the terrorists in Kashmir. मेरे ख्याल से यही वहां भी लोग कह रहे होंगे कि पाकिस्तानियों से कि योर एनिमी इज फार मोर मोबिलाइज्ड। ओह यस, पाकिस्तानी मीडिया में देखिए दे राइट अबाउट द इंडिया लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी, उनके आर्टिकल्स देखिए अब डॉन में और वेरियस अखबारों में बार-बार वो अपने को रो रहे हैं एक तरह से कि इंडियन लॉबी, स्पेशली इंडियन अमेरिकन लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इतना कर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तारिक साहब मैं आपकी एक बात से जरूर सहमत हूं कि आईएसआई जो है वो काफी फैली हुई है, ये बात मैं मानता हूं। उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस हैं वो बहुत गहरे हैं, और क्योंकि वहां पे काफी डिसीजन मेकिंग आर्मी और सीनियर लीडरशिप के पास है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और उनके फंड्स बहुत चैनलाइज्ड है इस तरफ। मैं आपकी पूरी बात मानता हूं, उसमें कहीं हमारे यहाँ कमजोरियां हैं, और मैं मानता हूं क्योंकि आखिर हमने भी 37-38 साल फौज में देखा है कि हमारे यहाँ अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिविजुअली स्ट्रांग होंगी, लेकिन एज ए जॉइंटमैनशिप हमारी जो वीकनेसेस हैं वो बिकॉज ऑफ ए डेमोक्रेटिक सेटअप, बिकॉज ऑफ इवॉल्विंग नेशनलिज्म, उसमें कुछ वीकनेसेस है। पर जो हमारी एमईए है, क्योंकि मैं 3.5 साल मॉस्को में रहा हूं, उसमें मैं समझता हूं जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स जो ऑफिसर्स हैं वो काफी डेडिकेटेड हैं विद देयर लिमिटेशंस। दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे गो वेरी डीप, they are very intelligent today if you really see। मैं रूबिका जी एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक सेकंड एक बार फिर से ट्रैक पर लाना चाहती हूँ इस पूरे के पूरे बहस को, इस पूरे के पूरे मुद्दे को ट्रैक पर लाना चाहती हूँ। अंडरस्टैंडेबल है ये, आप जब बात कर रहे हैं कि हमारे क्या क्या लूपहोल्स हैं, हम कहाँ ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, पर राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। यस, डोनाल्ड ट्रंप और भारत, यस, जो मुलाकात, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात होने वाली है। से पहले हाँ भाटिया साहब जल्दी से। हाँ रूबिका, आज इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भारतीय आज उठे हुए हैं इस मीटिंग को देखने के लिए, इससे ज्यादा पाकिस्तान में लोग और मीडिया और आईएसआई के एजेंट और आर्मी वाले उठे होंगे। ये इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, और केवल पाकिस्तान मसले पे इसको केंद्रित कर देना उचित इसलिए नहीं होगा कि कॉमर्स रिलेटेड, डिफेंस डील रिलेटेड, जैसे ड्रोन की हमने बात करी, जो टेररिस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट फाइट करने में भारत को और सक्षम बनाएगा, और इसके अलावा H1 वीजा, फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पे आज बातचीत होगी। पाकिस्तान एक बिंदु है, जरूरी बिंदु है, लेकिन वो पूरी वार्तालाप का इकलौता बिंदु नहीं होगा।